नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। तो जैसा आप सभी को पता है, इस समय मैं आप सभी के लिए प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न ला रही हूं और वह 100 प्रश्न ला रही हूं जो बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज मित्रों मैं आप सभी के लिए भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। भारतीय काव्य शास्त्र से बहुत सारे मित्रों ने जो है रिक्वेस्ट भी की थी क्लास लेकर आइए मैम, तो आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। 100 प्रश्न ही रहेंगे इस वीडियो में। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेड कोर्स चल रहा है जिसमें आपको हिंदी साहित्य और फर्स्ट पेपर दोनों पढ़ाया जा रहा है। दोनों की नोट्स मिलेंगे, दोनों की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और दोनों का क्विज कराया जाता है टेलीग्राम पे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि समय रहते जो तैयारी करी जाती है वही सफलता हासिल कराती है। लास्ट का टाइम तो आपके रिवीजन के लिए होता है, तो अभी से बूंद बूंद घड़ा भरिए और सफलता हासिल करिए। तो मित्रों चलते हैं अपनी प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, शुरुआत होती है भारतीय काव्य शास्त्र से। बेसिक पढ़ा होगा भारतीय काव्य शास्त्र का, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, प्रवर्तक कौन है भारतीय काव्य शास्त्र के? तो वो हैं भरत मुनि, जिन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो काव्य और नाटक से संबंधित भी है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं पहला प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न बनना चाहिए रस से, लेकिन यहाँ पे अलंकार से बना है और पूछा गया है कि काव्य अलंकार की रचना किस विद्वान ने की थी। तो काव्य अलंकार जो रचना है, एक ग्रंथ है, उसकी रचना जिन्होंने अलंकार दिया है, अलंकार संप्रदाय दिया है, वो है भामा। तो इनका ही ये ग्रंथ है काव्य अलंकार। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है वो है, आचार्य बामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए किस ग्रंथ की रचना की है? तो पहले तो काव्य अलंकार बताया गया, अब यहाँ पे बामन जो है उनकी रचना पूछी गई है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो है वो है बामन की, और काव्य दर्श जो है वो है दंडी का, और काव्य अलंकार है जो भामा का है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ पे मैच करने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो डायरेक्ट ही मैं बता देती हूँ कि भामा का क्या है? काव्य अलंकार है। बामन का क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। रुद्रट का क्या है? काव्य अलंकार है। और मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश है। प्रश्न आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और फीडबैक में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं ये भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4, किसका मत है कि प्रतिभा जन्मजात होती है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है? ये किसने कहा है कि प्रतिभा जो है जन्मजात होती है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा बामन। ठीक है, करेक्ट आंसर बामन हो जाएगा। उसके बाद संप्रदाय दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि अलंकार संप्रदाय किसने दिया है? भामा ने दिया है। रस संप्रदाय किसने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। और रीति संप्रदाय किसने दिया है? बामन ने दिया है। वक्रोक्ति कुंतक ने दिया है। और एक और आता है औचित्य, औचित्य दिया है क्षेमेंद्र ने। चलिए, प्रश्न नंबर 6 आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं मित्रों। इससे पहले मैंने क्लास बनाई, भारतीय काव्य शास्त्र की थ्योरी भी पढ़ाई है। जैसे मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की थ्योरी पढ़ाई है, वैसे ही भारतीय काव्य शास्त्र की भी पढ़ाई है। और इसके बाद में जो हम क्लास लाने वाले हैं वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों से लाने वाले हैं। तो ध्वनि संप्रदाय, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय किसने दिया है? वो है आनंद वर्धन। चलिए, प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य असत्य है? तो असत्य कथन पूछा गया है। टी.एस. एलियट, महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों। तो टी.एस. एलियट का नाम आपने सुना ही होगा। टी.एस. एलियट ने ही ये कहा है कि महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों। वहीं क्रोचे जो है उन्होंने कहा है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान और ब्रह्म बाह्य अभिव्यंजना की महत्ता। ठीक है, इन्होंने क्रोचे ने क्या कहा? स्वयं प्रकाश ज्ञान और बाह्य अभिव्यंजना की महत्ता होती है। सी अरस्तु कहते हैं कि कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है। ये भी सही है।
डी है डॉक्टर नगेंद्र, प्रतिभा अवचेतन मन में रहती है, ये गलत है। ठीक है, असत्य पूछा गया है, तो डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा अवचेतन मन में नहीं रहती है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि प्रतिभा चेतन मन में रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, काव्य निर्माण का तीसरा हेतु क्या कहलाता है? तो वो है अभ्यास। ठीक है, काव्य निर्माण का तीसरा हेतु जो माना जाता है वो अभ्यास माना जाता है। ठीक है, एक तो होता है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। चलिए प्रश्न नंबर 9 आप देखेंगे, किस कवि ने कुष्ठ रोग के मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक लिखा था? तो मयूर कवि है, मयूर शतक लिखा है कुष्ठ रोग। अब आपसे पूछा ये जा सकता है कि मयूर शतक किस लिए लिखा गया है, इसका विषय क्या है? तो कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए ये लिखा गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमने आपको बताया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भामा है, और आपको बता दिया है कि ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पे आपका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 11 जो है आपका वो है कि दंडी ने अपने किस ग्रंथ में अलंकारों के साथ साथ रीति और गुणों की चर्चा की है? तो दंडी का एक ही जो है ग्रंथ है वो है काव्य दर्श। प्रश्न नंबर 12 है, अभी हमने आपको बताया कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय किसने दिया है? कुंतक ने दिया है। प्रश्न नंबर 13, काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो प्रश्न नंबर 13, काव्यालंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट का है, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 14 है, आचार्य जयदेव के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके जयदेव ने जो लिखा है वो चंद्रालोक है, और 104 अलंकार इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इसमें मैच करना है आप सभी को, अलंकार मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार जो है उनकी है, अलंकार मंजूषा जो है वो है लाला भगवान दीन की, अलंकार पीयूष है वो है आपकी रमाशंकर शुक्ल रसाल की, काव्यश्री जो है डॉक्टर सुधीर की, और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, अलंकारों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे अलंकार काव्य शोभा की वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व ना होकर सहायक तत्व, ये भी सही है। अलंकार व अलंकार में भेद नहीं है, और अलंकार के मूल में वक्रोक्ति निहित रहती है, ये भी सही है। लेकिन अलंकार व अलंकार में भेद नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अलंकार व अलंकार में भेद पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 आपका जो है वो है, किस विद्वान का कथन है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। प्रश्न नंबर 18 आप देखेंगे, मैं अलंकारों के महत्व को भूल नहीं सकता, किसी भी प्रकार उनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि अलंकारों ने काव्य कौशल के बहुत से ऐसे भेद खोले हैं जो अन्यथा अवशिष्ट रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये कथन जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर का। मित्रों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए, क्योंकि पता नहीं किसका भला हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है, आज ही हमें एक राजस्थान से मैसेज मिला है कि जो लड़की हमारे यहाँ से पढ़ रही थी, हमारी क्लास को देखती थी, उसने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई किसी के लिए ये उपयोगी क्लासेस हो सकती हैं। यदि आप लोग चाहें तो इनको लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरों का भला हो जाए, है ना। प्रश्न नंबर 19 देखिए, रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक है, भरत मुनि। प्रश्न नंबर 20 आप देखेंगे, भट्ट लोलट का मत क्या कहलाता है? क्योंकि आपको पता है जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है उसके 4 व्याख्याता हैं, एक तो भट्ट लोलट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं, और फिर अभिनव गुप्त हैं। तो भट्ट लोलट इनका है आरोपवाद, और भट्टनायक का है भुक्तिवाद, और शंकुक ने क्या दिया है बताइएगा, अभी प्रश्न ही आ रहा है। प्रश्न नंबर 21, अनुमतिवाद का मत किसने दिया है? तो वो है शंकुक। प्रश्न नंबर 22 है आपका, विचार कीजिए। विचार मतलब इस पे जो कथन दिए हैं वो इनमें से कौन सा गलत होगा या कौन सा सही है? भट्टनायक का मत भुक्तिवाद है, ये देखते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है, सही है। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है, सही है। अभिनव गुप्त ने रस की विवेचना की है, रस की विवेचना नहीं की है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी।
ये सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने रस की विवेचना की है। ठीक है, रस की विवेचना की है, तो यहाँ पे इनका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग खुद जानते होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों को तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, भारतीय काव्य शास्त्र से ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 23 नंबर, रस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, रस को वेद्यांतर संपर्क शून्य कहा जाता है। रस को स्वप्रकाशानंद एवं चिन्मय कहा जाता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। सहोदर है नहीं, सरोवर नहीं है। रस प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों है। तो यहाँ पे असत्य अगर हम देखें तो सरोवर अगर लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, 23 नंबर है ना। तो ये सरोवर ही हो सकता है गलत, लेकिन सहोदर है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। रस प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों है। रस प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष आपको कोई किसी की बात बता रहा है। अब बताइए, आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं और वो घटना आपके सामने नहीं घटी है, लेकिन वो दूसरा आपको इस तरीके से बता रहा है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा है। तो रस प्रत्यक्ष और सामने देख रहे हैं तब भी आपको आनंद आ रहा है, पीछे से परोक्ष दोनों। तो डी ऑप्शन, रस को ब्रह्मानंद सरोवर कहा जाता है, ये ही गलत होना चाहिए क्योंकि सरोवर लिखा है, अगर सहोदर लिखा होता तो ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे, श्रृंगार से संबंधित है रति, हास्य से संबंधित है हास्य, करुण से विस्मय, शांत से निर्वेद। कौन सा है बताइए? करुण से विस्मय होगा, बताएं आप लोग, करुण से क्या होगा? सी ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है 24 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, असत्य कथन को ज्ञात करें, मतलब असत्य कथन बताइए। स्थायी भावों की संख्या 9 है, रति के 3 भेद हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, सही है। रस के 6 अवयव हैं, सही है। रति के 3 भेद हैं, सही है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है क्या? बताएंगे आप लोग। 26 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। 26 नंबर, रस के 6 अवयव नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है, यही गलत है। 26 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोष्य और पोषक संबंध होता है, तो भट्टनायक, वही भुक्ति और भुक्तिवाद, भोग और भुक्तिवाद। 27 नंबर, भावकत्व साधारणीकरण या परिभाषा किसने दी है? सब सर्वप्रथम साधारणीकरण की जो परिभाषा दी है वो दी है भट्टनायक ने। 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस वतझड़ में अति सुकुमार में कौन सा तत्व है? तो प्रतीक है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये जो है सुमित्रानंदन पंत से संबंधित है। 29 नंबर, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है और समय क्या है? दूसरी सदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।